चलिए, वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह हम लोग आज स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। और स्पेक्ट्रम में वह चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे जो हर एग्ज़ाम में इस अध्याय से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग आज से ही हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम बुक है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है यानी भारत का इतिहास, उस बुक से आज हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही हैं। तो उसे ही आज हम लोग शुरू करेंगे यानी इकाई 7 से। जो इकाई 7 उस चैप्टर का नाम है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। ये जो चैप्टर है जन राष्ट्रवाद, यानी जन राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि जो लोगों के यानी जनता का जो राष्ट्रवाद है वह युग का शुभारंभ कब से कब तक है, तो 1919 से 1939 तक का काल को हम लोग को पढ़ना है ना। इस इकाई में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी का अभ्युदय, यानी गांधी जी का कब उदय हुआ, कब वह इंडिया में अपना आंदोलन में काम शुरू किए और देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि गांधी जी से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय कैसे हुआ, जिसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध, क्या वजह थी, क्या कारण था कि साइमन कमीशन का विरोध होना शुरू हुआ, साइमन कमीशन कब शुरू हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और किनके बीच हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन के भी बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस क्या उस समय डिबेट हुआ था, जिस पर हम लोग जानेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग प्रांतों में कांग्रेस शासन, यानी प्रांत जो था उसमें कांग्रेस शासन कैसे अपना आधिपत्य जमाया और शासन किया। तो हम लोग इकाई 7 में यानी 7 में जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 में शुरू हुआ और कब तक चला, तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने तक, यानी कि 1939 तक। इस समय के दरमियान जितने भी घटना घटी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी का अभ्युदय, है ना, कि गांधी जी का कब उदय हुआ, कब इंडिया में उन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपना काम किए। तो हम लोग शुरू करते हैं गांधी का अभ्युदय। हम लोग अध्याय 1 से ही शुरू करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं गांधी का अभ्युदय में। तो यहाँ से देखिए, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, यानी कह रहा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्ति हो गया उसके पश्चात क्या हुआ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी दोनों लेवल पर इस पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि आप देखें कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल दोनों परिदृश्य पर आप देखें तो विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि युद्धोपरांत, यानी युद्ध के उपरांत भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो गई। यानी उसी समय जब युद्ध हो रहा था तो भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी वह पुनः प्रारंभ हो गई। यानी कि पहले भी थी गतिविधियां लेकिन कुछ समय के लिए रुकी गई थी, लेकिन फिर क्या हो गया कि पुनः राष्ट्रवाद की गतिविधियां शुरू हो गई। फिर कह रहा है लेकिन एशिया एवं अफ्रीका दोनों, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट में ज़्यादा 2 ही कॉन्टिनेंट ऐसे थे जो एशिया और अफ्रीका है जहाँ पर ब्रिटेन लोग का आधिपत्य लंबे समय तक रहा। तो उसी लिए क्या कह रहा है कि भारत में तो राष्ट्रवादी गतिविधियां फिर से शुरू हो गया, लेकिन इसके अलावा भी क्या कह रहा है कि एशिया एवं अफ्रीका के अन्य उपनिवेश, यानी एशिया का और अफ्रीका का जो अन्य उपनिवेश है भी युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे।
माने कि भारत तो युद्ध में शामिल था ही, इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश थे वो भी युद्ध में अछूते नहीं रहे, मतलब कि वो भी युद्ध में शामिल थे किसी न किसी रूप में, या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। और इन उपनिवेशों में भी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियां सिर उठाने लगी। इसका मतलब है कि जो साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियां थी, यानी कि ब्रिटेन लोग किसी दूसरे राज्य पर जो अपना अधिकार जमा लिए थे, वे लोग भी अपना उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिए, है ना। फिर क्या कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, याद रखना है कि क्या कर रहा है कि जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब कि जो भारत में चल रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन, इस समय एक निर्णायक मोड़ लिया। अब क्या वजह थी कि उस समय भारतीय आंदोलन जब चल रहा था तब निर्णायक मोड़ ले लिया, उसका कारण क्या था ये थे। इसके सबसे प्रमुख कारण थे, सबसे प्रमुख कारण में आप देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का अभ्युदय होना, यानी जो भारत का जो पॉलिटिक्स परिदृश्य है यानी राजनीतिक परिदृश्य है, उसी समय महात्मा गांधी का उदय हो गया, यानी अभ्युदय हुआ उसी समय। तो जब गांधी जी उस समय अभ्युदय हुआ तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उनका परिदृश्य क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद इसके जनाधार एवं लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई। जो महात्मा गांधी का जब एंट्री हुआ तो इसमें क्या हो गया कि इनके बाद क्या हो गया कि प्रवेश के बाद जैसे हुआ तो जनाधार और लोकप्रियता, यानी कि लोगों में इनके प्रति विश्वास और इनकी लोकप्रियता के अपार वृद्धि हो गई, तथा यह संपूर्ण भारतीय जनमानस का आंदोलन बन गया, यानी कि पूरे जो जनमानस था उनका ये आंदोलन बन गया, है ना, जब गांधी जी का एंट्री हुआ भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में तब। तो इनका ये वजह था कि जब गांधी जी आए तो गांधी जी के उदय होने के कारण जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उनका परिदृश्य चेंज हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या वजह थी। सबसे राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण, यानी क्या कारण था कि राष्ट्रवाद पुनः जीवंत हो गया, यानी कि पहले तो राष्ट्रवाद था ही लेकिन कुछ दिनों के लिए यह स्थिर में चला गया था, लेकिन क्या वजह हो गई कि फिर से राष्ट्रवाद पुनः जीवंत हो गया, उसके बारे में हम लोग चलेंगे कि राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के क्या क्या कारण थे, है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कारण थे। करा युद्धोपरांत है। युद्धोपरांत का मतलब क्या हुआ कि युद्ध के उपरांत, यानी कि युद्ध के समय भारत में उत्पन्न दशाओं और विदेशी प्रभावों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें विदेशी शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय असंतोष का जन्म दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब उस समय युद्ध चल रहा था तो विदेशी जो इफेक्ट था, विदेशी प्रभाव था, उनकी ऐसी स्थिति थी जिससे विदेशी शासन के जो विरुद्ध थे एक राष्ट्रीय असंतोष का कारण हो गया। अब वह क्या क्या कारण था कि ब्रिटिश लोगों के शासन के विरुद्ध असंतोष हुआ, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ। जब युद्ध हो रहा था तो उस समय आर्थिक कठिनाइयाँ हुई, यानी हम लोग जानते हैं कि कोई भी युद्ध हो उसमें कोई जीते हार हो, लेकिन आर्थिक रूप से सोचें तो दोनों को नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि जीतने वाले को नुकसान नहीं होता है, यानी कि जब युद्ध किसी भी स्तर पर होगा तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों का नुकसान होता है आर्थिक रूप से, है ना। तो राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के सबसे पहला फैक्टर ये था कि जब युद्ध चल रहा था उस समय आर्थिक कठिनाइयाँ क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी, है ना। तो इसमें देखिए कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश युद्ध में जान माल का योगदान किया। भारत ने जब ब्रिटिश युद्ध में जान माल का योगदान किया, जब ब्रिटिश से जो युद्ध हो रहा था यानी अन्य देशों से वह युद्ध लड़ रहा था, उस समय भारत ने उनको जान और माल दोनों का योगदान दिया, यानी भारत ने ब्रिटिश लोगों का आर्थिक रूप से भी मदद किया और शारीरिक रूप दोनों रूप से ब्रिटिश लोगों को मदद किया।
विभिन्न मोर्चों पर हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। यानी हर मोर्चा जहाँ पर ज़रूरत थी उस जगह पर जाकर भारतीय लोगों ने ब्रिटिश को सहयोग किया उस युद्ध में, और अपनी जान तक भी भारतीय लोगों ने गंवा बैठे। भारतीयों पर कर वृद्धि करके सेना के लिए खाद्य आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था की गई, है ना। करा ना कि भारतीयों पर टैक्स वसूला, यानी भारतीय जो इंडियन लेवल था, इंडियन पर था, उनके कर क्या किया कि टैक्स में वृद्धि कर दिया, ठीक है। और टैक्स में वृद्धि कर दिया, और साथ में सेना का जो सेना के लिए जो खाद्य आपूर्ति होनी चाहिए, और साथ में हथियार थी उसको खरीदने के लिए भारतीय पैसों का उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय जनमानस का प्रत्येक वर्ग विभिन्न मोर्चों पर संकटों का सामना करना शुरू हो गया। यानी कह रहा कि जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय तो भारतीय लोगों ने यानी कि टैक्स भी दिया, उस टैक्स पर वृद्धि भी कर दिया, और साथ में ब्रिटिश लोग सेना के लिए क्या किया, खाद्य की आपूर्ति भी उन्हीं पैसों से मंगवाया और हथियारों की व्यवस्था की। जब इतनी सारी पैसे खर्ची हो गया तब युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय जो जनमानस थे यानी भारतीय लोग के जो प्रत्येक वर्ग थे उनको हर मोर्चे यानी हर सेक्टर पर क्या हुआ, संकटों का सामना करना पड़ गया। ये पहला कारण था कि राष्ट्रवाद उत्पन्न होने के, जीवंत होने के कारण था। तो अब ये हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक कठिनाइयाँ जो विभिन्न मोर्चों पर हुआ था तो उसमें किस किस सेक्टर में ज़्यादा हुआ। तो सबसे पहले उद्योग पर देखते हैं। उद्योग में क्या हुआ, तो उद्योग में अत्यधिक वृद्धि हो गई। जो उद्योग था उसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई। उद्योग में नहीं, उद्योग में जो सामान बनते थे उसके मूल्यों में यानी कि प्राइस में क्या हो गया कि अधिक वृद्धि हो गई। इसके पश्चात भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के कारण भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों में इसकी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। अब क्या हुआ कि जब उद्योग संकट में आ गया, उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया गया, और मूल्य में वृद्धि ही नहीं किया, उस समय भारतीय जो उद्योग था विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिल गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग थे यानी भारत के जितने भी उद्योग थे वह उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ गया। इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि कई उद्योग न केवल रुग्णता के शिकार हो गए बल्कि बंद भी हो गए, क्योंकि इंडिया में जो उद्योग थे वो अपने बाहर से मशीनरी टूल्स वाले इन सब सामान लाना शुरू कर दिए, और जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट था इंडिया वाले को उद्योग में वह धीरे धीरे या तो स्लो चलने लगा या बंद होने के कगार पर आ गया। यानी कि उसकी कह सकते हैं कि जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी वह बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसके फलस्वरूप कई उद्योग जो था बंद भी हो गए और रुग्णता के भी शिकार हो गए। फलतः भारतीय उद्योगपति सरकार से सहायता तथा उनके उत्पादों के विरुद्ध आयात को बंद किए जाने की मांग करने। उसके बाद क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग थे वे सरकार से सहायता मांगना शुरू कर दिए और जो उत्पाद थे उसके विरुद्ध आयात को बंद करने की मांग किए। तो ये तो पहला कारण था आर्थिक कठिनाइयों में उद्योग में, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। जब 2-3 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आपको फिर बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम बुक ही को डिटेल में समझा रहे हैं, और जो भी दिक्कत हो तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को सुनिएगा और अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम बोर्ड पर जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप देखिएगा शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखते हैं ताकि क्या हो कि उसको बार बार रिपीटेशन करने में आसानी हो। और ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न का, ये ऐसी बुक है कि आपको यूपीएससी से लेकर वनडे तक कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, और इससे अलग कोई क्वेश्चन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं आ सकता है। तो आप लोगों को इस बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार धीरे धीरे करके इस वीडियो को सुनते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो हम लोग को आर्थिक कठिनाइयाँ थी उसमें सबसे पहला सेक्टर हम लोग उद्योग देखें। तो उद्योग में कैसे हम लोग शुरू हुआ, है ना।
तो आप लोग नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा खुद से, है ना, इसको सुनने के बाद। फिर है सेकंड, उद्योग के बाद दस्तकार और शिल्पकार पर। अब जो आर्थिक कठिनाइयाँ युद्ध के उपरांत हुआ, तो दस्तकार लोग जो थे और शिल्पकार लोग, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी हम लोग देखते हैं दस्तकार और शिल्पकार। कराए अंग्रेजी शासन का यह वर्ग बर्बाद हो गया था। अंग्रेजी जो शासन के कारण इंडिया में जो अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, उसके कारण यह जो वर्ग था, कौन सा वर्ग, जो दस्तकार लोग और जो शिल्पकार लोग, उनकी बर्बादी के कगार पर आ गए थे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बर्बाद हो गया। ये लोग जहाँ एक और भारी संख्या में बेरोजगारी हो गए, वहीं दूसरी ओर महंगाई की इन पर दोहरी मार पड़ी। एक तो इनमें क्या हो गई कि जो एम्प्लॉयमेंट थे, बेरोजगारी, वह भी बढ़ गए, और साथ में क्या हो गया कि इनकी दूसरी ओर महंगाई भी इतनी बढ़ गई, यानी कह सकते हैं कि इन पर दोहरी मार झेलना पड़ा। यानी उद्योग पर भी हम लोग देखें कि कैसे युद्ध के उपरांत आर्थिक कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, फिर दस्तकार और शिल्पकार को भी बहुत कठिनाई झेलना पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि कृषक लोग को क्या प्रभाव युद्ध के उपरांत पड़ा, है ना। कृषक लोग के बारे में देखते हैं। तो करा किसान भारी करारोपण तथा निर्धनता से त्रस्त थे, यानी किसान जो थे, एक तो उन पर टैक्स बढ़ाया था, तो उस करारोपण और दूसरी पोवर्टी थी यानी कि निर्धनता थी, उससे वह त्रस्त थे, यानी कि तबाही के कगार पर आ गए थे किसान भी। ये किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जिनमें वे अपने विरोध स्वर को मुखरित कर सकें। यानी किसान लोग ये सोच रहे थे कि कब कोई वैसा मौका आए जिसकी हम विरोध, हम ब्रिटिश लोग के विरुद्ध हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपना स्वर उनके सामने मुखरित कर सकें। अब नेक्स्ट क्या है, सैनिक पर क्या प्रभाव पड़ा, सैनिक जो लोग थे उन पर। तो कह रहा विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक, यानी कि अलग अलग देशों में ब्रिटिश लोग इंडियन सैनिक को भेजते थे। तो उसके पश्चात क्या हुआ, जब वह वापस आए अपने देश में, इंडिया में, तो उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को भारतीय लोगों को सुनाए। जो युद्ध में उन्होंने किए थे, उन्होंने अपने आकर इंडिया में सुनाए और उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया। और सैनिक लोग भी आए, तो उन्होंने भी क्या किया कि जो साम्राज्यवाद थे उनको वह विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया कि साम्राज्यवाद के खिलाफ आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए, ताकि ब्रिटिश लोग के खिलाफ हम लोग गुलाम नहीं रह सकें, है ना। फिर क्या करा, अपने देश वापस लौटने पर वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। जब सैनिक लोग दूसरे देश में काम कर रहे थे, जब वे आए इंडिया में, तो वे देखे, क्या देख रहे थे कि वे आर्थिक रूप से तो वे क्या हो गए हैं, मतलब कि नष्ट के कगार पर आ गए हैं, आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। उनकी स्वतंत्रता से पहले से अधिक कमी आई है। मैंने उस सैनिक लोग का कहने का मतलब ये हो गया कि पहले हम ज़्यादा फ्रीडम थे, लेकिन जब हम उधर से आए, मतलब दूसरे देश से, तो देख रहा है वो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता पहले से नहीं है। तो ये सैनिक लोग की समस्या थी। फिर अब चलेंगे कि जो आगे किनकी थी, तो आगे है शिक्षित शहरी वर्ग। अब देखेंगे कि शिक्षित शहरी वर्ग की क्या समस्या थी, है ना। तो यह वर्ग बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह पीड़ित था, यानी जो शिक्षित शहरी वर्ग था वह बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह पीड़ित था, और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा नस्लवाद की भावना से भी आहत था। यानी जो अंग्रेज लोग थे उनकी सबसे ज़्यादा नस्लवाद की भावना से और आहत थी और उनको पीड़ा हो रही थी। इन कठिनाइयों से भारतीयों का लगभग हर वर्ग त्रस्त था, यानी कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो त्रस्त नहीं था, यानी हर वर्ग त्रस्त था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना वायरस है, वह किसी भी वर्ग, या तो अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो या मिडिल वर्ग हो, किसी को कोरोना नहीं छोड़ रहा है। यानी हर वर्ग को क्या कर रहा है, आज जो कोरोना वायरस है वह हर वर्ग को आज बुरी तरह पीड़ित कर रहा है ना। तो उसी तरह अंग्रेज लोग भी जब युद्ध में थे, तो उस समय हर वर्ग उनसे क्या था, तबाह था, है ना। अब ब्रिटिश शासन की आक्रमणता ने इसे और बदतर बना। अब जब ब्रिटिश शासन की अकड़ जो थी वह और ही बदतर कर दी। फलतः समाज का हर वर्ग आंदोलन में भागीदारी हेतु उद्वेलित हो उठा।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समाज का हर वर्ग था जो इनके विरुद्ध आवाज़ उठा रहा था। तो ये हम लोग पहला पॉइंट पढ़ें कि राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण क्या था। तो हम लोग राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के पहला कारण देखें कि युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाई। तो उस आर्थिक कठिनाइयाँ से कौन कौन सेक्टर प्रभावित हुआ जिसके बारे में हम, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। पहला लिख लीजिएगा कि युद्ध के प्रांत राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण, तो आर्थिक कठिनाइयाँ, तो इसको शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना लेना है। अब पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे उद्योग पर क्या हुआ हम लोग लिखेंगे ना कि उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उद्योग में ऐसे लिख लेना है पॉइंट बाय पॉइंट। और उद्योग पर हम लोग को क्या लिख लेना है कि जैसे मूल्यों में वृद्धि, हम शॉर्ट बनाइएगा अपने लैंग्वेज में ताकि पढ़ने में समस्या नहीं। उद्योग में भी मूल्यों में वृद्धि यानी पी से प्राइस यानी मूल्यों में वृद्धि। इसके पश्चात और बनाएंगे कि जो निवेश पूंजी में निवेश को प्रोत्साहन, भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग में का, यानी ऐसे लिखेंगे स्वामित्व, है ना, स्वामित्व, यानी ऐसे करके इंडिया आई देके डॉट, यानी कि भारतीय स्वामित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर दस्तकार और शिल्पकार पर चले जाएंगे। इस तरह से शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाएंगे ताकि जब एग्ज़ाम आए तो रिपीटेशन करने में, रिपीट करने में हमें कोई समस्या नहीं हो। अभी हम लोग पहला पॉइंट देखे थे कि युद्ध प्रांत हुई आर्थिक कठिनाइयाँ। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा, है ना। अब ये जो युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा, जो युद्ध हो रहा था उसमें सहयोग के बदले क्या हो रहा था, राजनीतिक लाभ की अपेक्षा। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कि जो राजनीतिक लाभ हो रहा था उनकी क्या क्या अपेक्षा थी। तो यहाँ देखिए क्या क्या अपेक्षा थी। करा ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान, जो ब्रिटिश युद्ध है, ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान बेहद व्यापक था, तथापि उन्हें इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। यानी कि ये तो था कि ब्रिटिश युद्ध में भारत का योगदान बेहद व्यापक था ही, और इसके बदले में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिला ही नहीं। यानी जो प्रॉफिट होना चाहिए वह प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि न के बराबर, यानी जो प्रॉफिट होना चाहिए वह क्या हुआ, नहीं के बराबर हुआ, है ना। आगे क्या है, तथापि उन्हें बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। गांधी जी एवं अधिकतर राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश युद्ध में व्यापक सहयोग किया। गांधी जी और जो अधिकतर राष्ट्रवादी थे उन लोग ने मिलकर ब्रिटिश युद्ध में व्यापक सहयोग किया। यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उनमें सहयोग की भावना ज़्यादा था, जो गांधी जी और अधिकतर जो राष्ट्रवादी थे। बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यानी उस समय युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारे भारतीय सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए युद्धोपरांत भारतीयों की ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभ की प्राप्ति उच्च आकांक्षाएँ थी, और इससे भी देश में पुनः राष्ट्रवाद के वातावरण का सृजन हुआ। और इससे क्या हुआ कि देश में राष्ट्रवाद का वातावरण फैल गया, है ना। आप हम लोग 2 पॉइंट देखें, यानी याद रखना है। इसी तरह पहला हम लोग कौन सा पॉइंट देखे थे कि युद्ध राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने का पहला कारण, तो युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ। सेकंड हम लोग देखें कि युद्ध में उत्पन्न सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा थी। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोहभंग हो जाना, है ना, कि कैसे मोहभंग हो गया, तो इसके बारे में अब देखते हैं हम लोग। करा युद्ध में सम्मिलित सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने, यानी जो युद्ध में जितने भी सम्मिलित थे साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेश को विभिन्न आश्वासन दिए। यानी जो ब्रिटिश लोग थे या जो भी शासन कर रहे थे, जहाँ पर कर रहे थे वहाँ के जो लोग थे उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए, आश्वासन दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि युद्धोपरांत सभी उपनिवेशों में लोकतंत्र एवं आत्मनिर्णय का युग प्रारंभ किया जाएगा, है ना। उन्होंने क्या कहा, ये प्रलोभन दिया कि जो विश्वास दिलाया कि युद्धोपरांत सभी उपनिवेशों में, यानी जितने भी उपनिवेश हैं, यानी ब्रिटिश लोग जहाँ जहाँ अपना अधिकार जमाया था वहाँ लोकतंत्र एवं आत्मनिर्णय, यानी एक तो बोला कि लोकतंत्र और दूसरा आत्मनिर्णय का प्रलोभन दिया।
लेकिन युद्ध का प्रारंभ किया जाएगा, ये उन लोग बोला, ब्रिटिश लोग। युद्ध में सम्मिलित दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कलंकित करने का भरपूर प्रयास किया, एक दूसरे के अत्याचारीय अमानवीय कार्यों तथा उपनिवेशवादी तथा शोषणात्मक ब्यूरों का सार्वजनिक किया। यानी किस तरह से उपनिवेशवादी और शोषणात्मक ब्यूरो था उसको वह सार्वजनिक किया, यानी पब्लिक प्लेस पर। किंतु शीघ्र ही पेरिस शांति सम्मेलन तथा कुछ अन्य तात्कालिक शांति सम्मेलनों में साम्राज्यवादियों की यह मंशा स्पष्ट हो गई कि वह अपने उपनिवेशों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। और बाद में ये अपना हो गया कि पेरिस जब शांति सम्मेलन हुआ उसमें वह कहना चाह रहा था कि अब ये तो प्रलोभन दिया हुआ था पहले, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो बात उन्हें बोला था कि लोकतंत्र और आत्मनिर्णय का नया युग लाएंगे, वह ढीली पड़ गई, वो नहीं करना चाहते थे। इन सम्मेलनों में वे विजित उपनिवेशों को बांटने में जुट गए, जो विजित उपनिवेश था उनको वह बांटने में जुट गए। युद्ध में अंग्रेजों की सांस्कृतिक तथा सैन्य श्रेष्ठता का मिथक टूट गया। जो युद्ध था सांस्कृतिक और जो सैन्य श्रेष्ठता था उनकी मिथक टूट गया, यानी झूठ वो टूट गया। इन सभी के परिणाम स्वरूप युद्धोपरांत एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों यह था, जैसे कौन कौन देश था, जैसे था तुर्की था, मिस्र था, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हिंद, चीन तथा कोरिया इत्यादि में उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियां क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। यानी जब उन्होंने बोला और अपना वादा पूरा नहीं किया, लोकतंत्र लाने की बात कही थी और आत्मनिर्णय का नया युग प्रारंभ करने की बात कही थी, जब उन्होंने ये बात नहीं कर पाया तो जितने भी देश थे जैसे तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, ये सभी उग्र राष्ट्रवादी हो गए और अपनी गतिविधियां धीरे धीरे इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो ये था तीसरा कारण। चौथा कारण क्या था कि रूसी क्रांति का प्रभाव। आप देखिए कि पुनः राष्ट्रवाद जीवन होना क्या था कि ये फैक्टर तो थी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंस फैक्टर था रूसी क्रांति का प्रभाव। ये रूसी क्रांति बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट डाला था। अब देखिए रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था। करा 7 नवंबर 1917 को, है ना, 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई रूस की क्रांति में, यानी रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी और 7 नवंबर को तो संपन्न हुई रूसी क्रांति में क्या कह रहा है, एक दल था, उस दल का नाम था बोल्शेविक क्रांति, यानी सॉरी बोल्शेविक दल। तो बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस के निरंकुश स्वेच्छाचारी अत्याचारी जारशाही का शासन समाप्त कर दिया। जो बोल्शेविक दल के जितने भी वहाँ के जो समर्थक थे, उसने वहाँ के जो निरंकुश शासक था, यानी जो स्वेच्छाचारी शासक था या अत्याचारी था या जारशाही था, उसको वह बोल्शेविक जो दल से समाप्त कर दिया। और उस पार्टी का नाम व्लादिमीर इलीच उलानिव या लेनिन, है ना, या उसी को क्या बोलते हैं, लेनिन नाम था, के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की गई। यानी कि उसी समय साम्राज्यवादी राज्य यानी सोवियत संघ की स्थापना शुरू की गई। अब जब सोवियत संघ की स्थापना हो गई तो देखिए सोवियत संघ ने शीघ्र ही चीन तथा एशिया के अन्य भागों से जाराशाही के साम्राज्यवादी अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की तथा जाराशाही के अधीन सभी एशियाई उपनिवेशों को आत्मनिर्णय के अधिकार दिए तथा उनकी सीमाओं के साथ उन्हें समान दर्जा प्रदान किया, है ना, कि उन्हें क्या हुआ कि समान दर्जा देना शुरू कर दिया। उन्होंने जब साम्राज्यवादी नीतियाँ थी उनको हटाया और समाजवादी पॉलिसी लाया यानी सोवियत संघ में, तो जो उनकी दुष्ट व्यवहार थी, जो निरंकुशता थी, उनको ये समाजवाद में बदलने की चेष्टा की और बदल दिए। आगे क्या है, इस क्रांति से यह बात सिद्ध हो गया, यह जब क्रांति हुई रूस की क्रांति तो उससे यह बात सिद्ध हो गया कि जन समूह की एकता पे अपार वृद्धि है तथा वह जार जैसी निष्ठुर महाशक्ति का समूल भी नष्ट कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जन समूह की एकता है उसमें अपार शक्ति है और जब जनता अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करे तो वह निष्ठुर महाशक्ति को समूल भी नष्ट कर, यानी पूरी तरह से उसे नष्ट कर सकता है ना। इस क्रांति से यह संदेश भी मिल गया कि जो संगठित है
संयुक्त है एवं दृढ़ निश्चयी जनसमूह किसी भी साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर सकता है। यानी जो भी साम्राज्यवादी शासन है उसको वह समाप्त कर सकता है ना। आगे क्या है, करा कि भारत में अंग्रेज किसी प्रकार से शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते थे तथा वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी बनाए जाने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध नहीं थे। उनकी नीति भारतीयों को लालच या भ्रम में रहकर उन पर शासन करते रहने की थी। ब्रिटेन महायुद्ध के समय राष्ट्रवादी गतिविधियां क्रांतिकारी गतिविधियों से असंतुष्ट था तथा वह किसी भी प्रकार से भुलाने के लिए तैयार नहीं था। यानी ब्रिटेन लोग का एक लाइन में कहना चाहें तो उनकी जो भी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको वह नहीं होने देना चाहते थे और किसी तरह से उनको हटा देना बीच रास्ते से। फलतः उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के उदारवादियों को, जो कांग्रेस के उदारवादी थे, उनको वह संतुष्ट करने के लिए एक और 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों को दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया। यानी जब कांग्रेस का जब इस समय था तो उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस के उदारवादी को जो संतुष्ट करना है तो उसको संतुष्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने कि 1919 में एक लाया क्या चीज़, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और जो क्रांतिकारी थे उसके लिए रॉलेट एक्ट लाया। और इससे दोनों कानून लाकर इन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस के जो उदारवादी लोग हैं उनको हम 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से खुश कर देंगे और जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको हम लोग रॉलेट एक्ट के माध्यम से संतुष्ट कर देंगे या दमन कर देंगे यदि वह संतुष्ट नहीं हुए। तो अब हम लोग समझेंगे कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था और रॉलेट एक्ट क्या था, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाना है हम लोग को ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा 2-3 बार वीडियो देखने के बाद। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे से कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस वीडियो में इतना ही था।